नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विदम। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस के अंदर धमाके पर धमाके हो रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। खबरों की माने तो कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया और घुसपैठ भी शामिल है। अधीर रंजन चौधरी के इस रुख ने चौतरफा घिरी कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। टेंशन में तो सीएम ममता बनर्जी भी हैं। ममता बनर्जी की बदलती रणनीति और लगातार बदलते फैसलों से साफ है कि बंगाल में ममता बड़े चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं। उनकी हालत देखकर टीएमसी का संगठन भी सरेंडर कर चुका है। टीएमसी नेताओं का भरोसा उनसे डगमगाने लगा है। सत्ता बचाने के लिए ममता हर जुगत लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई है। टीएमसी की सियासी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं, जिससे ममता की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी से अधीर रंजन चौधरी की मुलाकात, क्या बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान बना चुके हैं? भाई ऐसे थोड़ी मुलाकात होती है कि कोई भी आके मिल जाएगा। कोई अभी न वो सांसद है न कुछ है जी। मुलाकात हो रही है तो जरूर कोई बात होगी। टाइमिंग का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस में अब कुछ नहीं हो सकता। खबर आ गई कल कि राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा के बेटे को गोद ले लिया है। वही कांग्रेस का वारिस होने जा रहा है। अब उसकी पत्नी जो है मुसलमान आ गई। अब क्या करोगे भाई? अभी तो क्रिश्चियन चल रहा था, अब जो है मुस्लिम चलेगा। अगर वो राजनीति में नहीं आते हैं तो ये सब सवाल बेमानी है। किसी भी शादी करना आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भविष्य में चल करके कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालोगे तो फिर तो लोग पूछेंगे कि भाई कौन टाइप के ब्राह्मण हो तुम भाई, हैं? या पूरा का पूरा जो है वो है ना, जाति बताओ जो आप नारा देते हो। तो आपने तो पूरा का पूरा वो जो है हल्दीराम का जो नवरत्न आता है ना, सब कुछ मिक्स्ड, पता नहीं चलता किस चीज का जो है मिक्सचर है, वही आपने कर दिया। राजनीति में ये सारी चीजें मायने रखती है। अधीर रंजन चौधरी, उनको समझ में आ गया कि जब उनका लीडर 0 सीट लाने के बाद भी ये कहता है कि हमारी मॉरल विक्ट्री है। पिछले बार यही हुआ था, कांग्रेस पार्टी 0 लेकर के आई और भाई साहब राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि दिस इज आवर मॉरल विक्ट्री। तो करते रहो मॉरल विक्ट्री। जब आपने 0 सीट लाने को आपने जीत बता दिया तो ऐसे नेता के साथ रहने से क्या होगा? खामियाजा ये हुआ, उनको समझ में आ गया, लोकसभा सीट भी हार गए। जो कभी नहीं वो हारे अपने गढ़ में, वहां सीट भी हार गए। तो वो तो सोचेंगे ना कि भाई अब क्या करें। उनको हटा भी दिया और ममता बनर्जी के एक चमचे को जो है वहां पर अध्यक्ष भी बना दिया। तो कांग्रेस पार्टी की हालत तो आप देखिए, नजर घुमा कर देखिए, हंसी भी आती है, मजा भी आ रहा है। बताइए, लोकल चुनाव में महाराष्ट्र में उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वो वंचित अघाड़ी के साथ जाकर के मिल लिए। वंचित अघाड़ी को बोला कि भाई इतने सीट पर लड़ो, वो भी बोला कि भाई हमारे पास नहीं है इतने लोग, आप ही लड़ो। सीटें लौटा दिया, फिर ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे पास सीट कहां है, हमारे पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। और भाई साहब जो है वो रणथंभौर में बाघ को देखने चले गए। बिहार में चुनाव हो रहा था तो एमपी के बाघ को देख रहे थे, अभी जो है रणथंभौर चले गए। पता नहीं रणथंभौर में बाघ बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है। जो भी है, आप अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल एंटरटेनमेंट, पर्सनल टूर्स, पर्सनल चीजों को जो है आप इतनी अहमियत देंगे तो पार्टी तो हैवार हो जाएगी, डायरेक्शनलेस हो जाएगी। और देखिए, कोई बीजेपी में न्यू ईयर मना रहा है, बंगाल में अमित शाह जो है वहां पर सिर खपा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। तो ये तो साफ है कि अधीर रंजन चौधरी अकेले नहीं, पूरी टोली के साथ बहुत सारे लोग जो है अभी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कांग्रेस को एक बड़ा झटका बंगाल में लगने वाला है। लेकिन राजीव सर, बंगाल चुनावों में इसका कितना असर होगा? देखिए, बंगाल में ही नहीं लगने वाला है, बल्कि कई जगहों पर लगने वाला है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने उसी समय मान लिया था कि अब ये सेकुलर से सनातनी बनने का समय आ गया। सेकुलर बहुत दिन हो रख चुके हैं और कांग्रेस का सेकुलर
और टीएमसी का सेकुलर, ये दोनों में अंतर वहाँ का मुसलमान समझता है। बहरामपुर से कौन लड़ रहा था चुनाव इनके खिलाफ? यूसुफ पठान, नया नया राजनेता, और वो लड़ने के लिए चुनाव गया ममता बनर्जी की पार्टी से। 60-70% मुस्लिम बाहुल इलाका, और वहाँ पर ये कभी नहीं सोचते थे, 6-6, 7-7 बार जो जीत चुका है, कि मुसलमान हमें ऐसे धोखा देगा। उसी के बाद उन्होंने मान लिया कि अब सेकुलर बनके पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं कर सकते, सनातनी बनना पड़ेगा। और उसी समय से उन्होंने ममता बनर्जी पर अटैक करना शुरू किया। राहुल गांधी से अनुमति नहीं ली, वो लगातार यही बात बोल रहे हैं। अभी कौन सा कांग्रेस का बड़ा लीडर है दिल्ली में बैठा हुआ, या राहुल गांधी को देख लीजिए जो वोट चोरी के मुद्दे पर इतना हंगामा करता है। क्या कभी भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक बात बोली कि यह फर्जी वोटर का मुद्दा चल रहा है पश्चिम बंगाल में? एक शब्द नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बोलेंगे, ममता बनर्जी ये कर रही है, फर्जी वोट बढ़वा रही है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये तो अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि देखो 50 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर की फैक्ट्री चला रही है ममता बनर्जी। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया था, लेकिन टाइम जरूरी है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो आज पुराने हो जाते। अभी चुनाव से पहले पूरे लावो लश्कर के साथ ये संगठन प्रमुख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस का, तो ये सारे लोगों के साथ आएंगे। और ये पश्चिम बंगाल ही नहीं, कई और राज्यों में चल रहा है ये। अभी रणथंभौर में, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये लोग बाघ देखने गए हैं, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? सोनिया गांधी दिल्ली में बाहर निकलती है तो मास्क लगा के निकलती है, उनकी तबीयत खराब है। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन का कितनी बड़ी समस्या है, कौन से लेवल पर पहुंचा है, ये सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ी दिल्ली से बाहर जाने की। सोनिया गांधी को दिल्ली में छोड़ दिया। दिल्ली में वो क्या कर रही हैं? इस बीच दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता, उनके अपने नेता दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी के करीबी नेता है। ये शशि थरूर वाली बात नहीं है। ये लोग जो बार बार सवाल उठाने लगे हैं, सोनिया गांधी यहां उन सवालों का जवाब दे रही है कि भाई बचा लो। सोनिया गांधी बचाने में जुटी है। अभी तो और विस्फोट होगा कांग्रेस में। अलग अलग स्टेट में कई नेता ऐसे हैं जो अधीर रंजन चौधरी के रास्ते पर चलने वाले हैं। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव, उसके बाद केरल के चुनाव में शशि थरूर इंतजार कर रहे हैं। केरल के चुनाव से पहले ही इनको झटका देंगे। और उसी तरीके से तमिलनाडु में लाइन लगा हुआ है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं या तो डीएमके के साथ चले जाओ या थलापति विजय की पार्टी में चले जाओ, कांग्रेस में कुछ रखा हुआ नहीं है। तो साउथ से जो सीटें लेकर राहुल गांधी 99 पर पहुंचे थे, वो 99 की संख्या अब 39 पर पहुंच जाएगी। ऐतिहासिक हार होने वाली है आगे के समय में, क्योंकि इनके पास राहुल गांधी के इर्द गिर्द के 4-5 लोगों, और उसमें भी क्या होगा पता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की टीम में भी आजकल बगावत चल रही है राज्यसभा सीट के लिए। ये भी अगर आपस में लड़ने लगे तो राहुल गांधी को नई टीम बनानी पड़ेगी। अब कहां से लाते हैं उधार? अमेरिका से, यूरोप से, या फिर जेएनयू की शरण में जाते हैं। यानी कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफे होने वाले हैं, लेकिन बंगाल में भी चुनौतियां ममता बनर्जी की बेहद ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लगातार समस्याओं से घिरी हैं, अब संगठन भी उनका सरेंडर कर चुका है। देखिए, जो जानकारी आ रही है, 2 दर्जन से ज्यादा प्रमुख टीएमसी लीडर्स वो हवा का रुख देखते हुए लास्ट मोमेंट में इधर जंप करने वाले हैं। अधीर रंजन चौधरी वो उन्होंने शुरुआत कर दी है। इस बार जो माहौल है आप देखिए, ममता बनर्जी अपने संगठन को बचाने के लिए वो खुद ही करे कि हम लोगों का, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाता है तुष्टिकरण का। मैं तुष्टिकरण नहीं करती। देखो, दुर्गा जी के लिए दुर्गा आंगन बनवा रही हूँ, देखो महाकाल का मंदिर बनवा रही हूँ। अमित शाह ने कहा बहुत देर हो गया दीदी, अब बहुत लेट हो गया। ममता बनर्जी का चेहरा देखिए, इस तरह से शेकन वो कभी नहीं थी। कारण क्या है कि अभी तो तलवार लटकी हुई। ये 58 लाख वोट जो कटा है, वही अपने आप में बहुत बड़ा झटका, सदमा ममता बनर्जी के लिए है। और तलवार ऊपर से लटका हुआ है कि 1 करोड़ 36 अभी और जो है वो जाने वाला है। 1 करोड़ 36 लाख किसी भी हालत में अगर आप उसको हटा दीजिए, एक मतलब उसका आधा भी अगर कट गया तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ से ऊपर का वोट तो कट गया।
और 1 करोड़ से ऊपर का वोट कटने का मतलब यह हुआ कि ममता बनर्जी तो ऐसे नहीं जीत पाएगी। और जो ग्राउंड में बैठा हुआ लीडर है उसको तो समझ में आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में ये जो फर्जी वोटर्स, ये 500-600 इस जगह पे, उस इलाके में 5000, उस इलाके में, ये जो वोट फर्जी वोटिंग हम डलवाते थे, अब वो तो वोट है ही नहीं, तो हम जीतेंगे कैसे? तो ममता बनर्जी का कोई वैचारिक आपका कोई पार्टी तो है नहीं। पहले भी लोग छोड़ के आए, मुकुलदा हो के अर्जुन सिंह हो के अपने अधिकारी जी हो, शुभेंदु अधिकारी, ये सब तो टीएमसी में ही थे। ये सारे लोग छोड़ छोड़ के आए उस समय। पिछली बार 0 से 77 और तो लाना है। पिछले बार जिस तरह से ये लोगों ने ग्रोथ किया उतना ही तो लेकर के आना है। सरकार गई, और इसलिए ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोई बीजेपी से नहीं, सबसे बड़ी चुनौती उनको अपनी पार्टी बचाने से है, और इसलिए ममता बनर्जी आजकल बौखलाई हुई है। बिल्कुल, बंगाल चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, और ऐसे में ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी रणनीति बदल रही हैं, मुद्दे बदल रही हैं, क्या वो सत्ता बचा पाएंगी? जितने मुद्दे बदलोगे उतना फंसोगे, क्योंकि अब हिंदू हिंदू करोगे तो वो उन क्षेत्रों में जो मुसलमानों का बड़ा गठबंधन आने वाला है। अभी बातचीत चल रही है हुमायूं कबीर की, इसलिए तो हुमायूं कबीर के खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन लेने लगी, धमकियां दे रही है। अब स्पीकर साहब बोल रहे हैं कि हुमायूं कबीर स्टैंड क्लियर करो, तुमने अपनी पार्टी भी बना ली, अब टीएमसी से तुम्हें निकाला जाएगा, विधायकी चली जाएगी। अरे विधायकी रख के क्या करेगा? अब तो 3 महीने में चुनाव होना है, अभी तो आप उपचुनाव भी नहीं करवा सकते, तो विधायक रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए डर इनको लग रहा है उस मुस्लिम गठबंधन से भी कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, कितनी पार्टियां होगी। और इधर अगर मुसलमानों को खुश करने के लिए जाती हैं तो उधर अमित शाह बैठे हुए हैं, घुसपैठिया का मुद्दा तो उन्होंने उठा दिया, उन्होंने डेमोग्राफी चेंज की बात कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात कही थी, डेमोग्राफी चेंज पर अब काम करना है, और इसके लिए पश्चिम बंगाल में तो शाह की टीम पहले से ही बनी हुई है, वहां पर इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी भी काम कर रहे हैं। ये जो लिस्ट में सामने आ रहा है नाम कि इतने वोटर सस्पिशियस हैं, और ये सस्पिशियस वोटर वो हैं जो कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है, फर्जी कागजात बनाकर आए हैं। जैसे ही उसका सिटीजनशिप का वो मामला आएगा सामने, इमिग्रेशन ब्यूरो में चला जाएगा, और वहां पर आप भले ही डिटेंशन कैंप ना बनाने दो, लेकिन असम से होता हुआ अमित शाह बंगाल आए, असम में सारी तैयारी कर लिया कि नहीं, अब ये अगर पश्चिम बंगाल में डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा तो असम में बनेगा, उड़ीसा में बनेगा, बिहार में बनेगा। इन स्टेट में आपकी सरकार नहीं है, इन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सारे बॉर्डर इलाकों में वहां से उठा कर ले जाया जाएगा जब तक कि डिपोर्ट नहीं किया जाता। मतलब मुद्दा एजेंडा सब तय हो गया है, और ममता बनर्जी को लगता है कि मुसलमान कर रहे थे। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट दिखा रही थी, बता रही थी कि देखो हमने 30 लाख मुस्लिम बच्चों को इतना स्कॉलरशिप दिया, हमने 5000 करोड़ मुसलमानों पर खर्च कर दिया उसके वेलफेयर के लिए। तो उस तरफ से जब मुसलमानों की बात कर रही थी, हिंदू संगठन एक्टिव हो गए, अब हिंदुओं की बात कर रही है, तो मुसलमानों के पास अब विकल्प सामने दिख रहा है कि उनके पास ओवैसी की पार्टी भी होगी, हुमायूं कबीर की पार्टी भी होगी, ये सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट होगी, और हो सकता है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी आ जाए, हो सकता है कि मुस्लिम लीग भी आ जाए। ये कितनी पार्टियां मुस्लिमों की है, जो ये क्षेत्रीय पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती थी, उसको डेंट पहुंचाने के लिए हर जगह पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए ममता बनर्जी अगर 50-60 सीटों पर सिमट गई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बंगाल में ममता का सब कुछ दांव पर है, जहां उनके पास सिर्फ खोने के लिए है। शायद यही वजह है कि बीजेपी की बढ़ती चुनौतियों ने ममता की कमर तोड़ के रख दी है। यही हाल कांग्रेस का है, जो पार्टी के नेताओं की गुटबाजी और चुनौतियों से जमीन में और धंसती जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।